हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इंडेप्थ प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। कहा जाता है कि यह संसार नश्वर है, यहां कुछ भी स्थायी नहीं है, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है या धरोहर है या स्मारक हैं, उन्हें हम खराब होने के लिए और उन्हें हम नष्ट हो जाने के लिए छोड़ दें। इसी बात पर, इसी प्रश्न पर एक खबर है। इस खबर पर आज हम चर्चा करने वाले हैं अपने इस इंडेप्थ प्रोग्राम में। तो वह खबर जुड़ी हुई है ताजमहल से। ताजमहल के संरक्षण को लेकर है। यह काफी समय से, पिछले कुछ दशकों से ताजमहल का संरक्षण चर्चा में रहा है और सुप्रीम कोर्ट भी इसमें इन्वॉल्व रहा है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें है ताजमहल से जुड़ी हालिया खबर क्या है। उसके बाद हम देखेंगे क्यों बदल रहा है ताजमहल का रंग। जो खबर है वह जुड़ी हुई है ताजमहल के रंग के बदलने को लेकर के, यानी कि उसके संरक्षण से जुड़ी हुई बात है। ताजमहल का संरक्षण और सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल के संरक्षण को लेकर के क्या प्रयास किया है, उसका क्या प्रयास रहा है, क्या डिसीजन लिए गए हैं और क्या कुछ बातें कही गई हैं। साथ में ताज ट्रेपेजियम जोन क्या है। ताज ट्रेपेजियम जोन जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित किया गया था, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम एक बार फिर से जानेंगे ताजमहल को एक नजर में, यानी कि मोटी मोटी कुछ 2-3 जानकारी जो कि बहुत जरूरी हो सकती है, ताजमहल को लेकर आपको पता होना ही चाहिए, उस पर जिक्र करेंगे। अंत में हम जानेंगे आगे की राह क्या होनी चाहिए संरक्षण को लेकर के, और अंत में उससे जुड़ा हुआ एक अभ्यास प्रश्न भी रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है खबर। तो खबर यह है इंडियन एक्सप्रेस की, जिसमें यह बात कही गई है कि आखिर किस प्रकार से प्रदूषण और इंसेक्ट्स यानी कि कीड़े ताजमहल को खतरे में डाल रहे हैं, यानी कि उसकी क्षति हो रही है, और इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का क्या है कहना। तो इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। देखते हैं सबसे पहले हालिया मामला क्या है। तो हालिया मामला यह है कि किसी ने याचिका लगाई थी जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी ताजमहल के आसपास का क्षेत्र है 500 मीटर का, उसके आसपास के दायरे में किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि नहीं होगी, उसे पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया है। किसने किया है? सुप्रीम कोर्ट ने किया है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? उसके पीछे की वजह यह थी कि जो ताजमहल के आसपास का एरिया था, वहां पर कुछ अवैध कारोबार फल फूल रहा था, जो कि ताजमहल के संरक्षण को लेकर सही नहीं था। इस वजह से याचिका दायर की गई थी और इस पर आगरा विकास प्राधिकरण को सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने साफ साफ कहा है कि जितने भी व्यावसायिक गतिविधियां हैं 500 मीटर के दायरे में, उसे वहां से हटा दिया जाए। इसके अलावा केंद्र सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को और उसके साथ ही किसको? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई को भी फटकार लगाई है। फटकार के पीछे की वजह यही थी कि ताजमहल का संरक्षण सही तरीके से क्यों नहीं हो पा रहा है। एक सही तरीके से कार्य योजना, एक सही तरीके का विजन लेकर कोई अभी तक क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा है। साथ ही मुख्य बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ वर्ष पहले ही 2018 में भी एक चिंता व्यक्त की थी रंग को बदलने को लेकर की। पहले तो यह हुआ कि एसिड रेन वगैरह की जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से जो सफेद रंग का संगमरमर है ताजमहल का, वह पीले रंग में बदल रहा है, और उसके बाद अब पीले से वह हरे और काले रंग तक में भी बदल रहा है, और उसके पीछे भी चिंता की वजह जाहिर होती है। आइए देखते हैं क्यों बदल रहा है ताजमहल का रंग। तो मुख्यतः 2 कारण हैं जिनसे हम कह सकते हैं कि ताजमहल का रंग आज हम बदलता हुआ देख रहे हैं। पहला कारण है वायु प्रदूषण यानी कि एयर पॉल्यूशन का। सबसे बड़ा रीजन है फैक्ट्री और तेल रिफाइनरी जो भी ताजमहल यानी कि आगरा में आसपास मौजूद हैं, उनसे निकलने वाली विषैली जो गैसें हैं, उनकी वजह से वायु प्रदूषण हो रहा है। और उस वायु प्रदूषण में जब वर्षा होती है और जो वर्षा का जल होता है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड, कौन सी गैसें निकलती हैं? SO2 जो है फैक्ट्री से निकलता है, औद्योगिक इकाइयों से निकलता है। उसके अलावा नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा से के जल से जब मिलते हैं तो वहां पर H2SO4 बना लेते हैं। उसके अलावा HNO3 बना लेते हैं, यानी कि तनुसल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बना लेते हैं। और यही जाकर के संगमरमर में जब पड़ता है पानी, यानी कि वह बारिश क्या हो जाती है, जैसे ही H2SO4 बना, HNO3 बना, तो वर्षा का वह जो जल है और वह जो वर्षा है उसे हम कहते हैं एसिड रेन।
यही एसिड रेन जब पहुंचती है, उसका पानी पहुंचता है संगमरमर की सतह पर, तो संगमरमर में यही सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड पहुंच करके उसकी सतह को खराब करते हैं और उसका रंग जो है परिवर्तित कर देते हैं। तो इसके अलावा जो दूसरा रीजन है वह क्या है? वह है कीड़े। आखिर ये कीड़े कहां से आ गए? कीड़े आए हैं जो ताजमहल के बगल में यमुना नदी बह रही है, उस नदी में समस्या यह है कि वह नदी पूरी तरह से प्रदूषित हो चुकी है और उस प्रदूषित नदी में किसी भी प्रकार की मछलियां नहीं बची हैं, मछलियों का जीवन वहां पर नहीं है। इस वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारे कीड़े वहां पर पनप रहे हैं। वे कीट क्या करते हैं, रात के समय में ताजमहल में जाकर के वहां पर ताजमहल को, वहां की दीवारों को खराब करते हैं, वहां के फर्श को खराब करते हैं और वहां पर वह क्या करते हैं कि अपने अवशेष छोड़ते हैं जो विशेष रूप से काले रंग के होते हैं। इसी वजह से कहीं कहीं पे हरे रंग के भी अवशेष वो छोड़ते हैं। तो इन कीड़ों के वजह से ही वह जो ताजमहल पहले एसिड रेन से पीला हुआ, अब क्या हो रहा है, काला या हरा हो रहा है। और ये कीड़े कहां से आ रहे हैं? यमुना नदी से आ रहे हैं। अगर यमुना नदी साफ होती, वहां पर मछलियां होती, तो ये कीड़े ताजमहल को नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि मछलियों का काम ही यही था। इन प्रकार के जो नदी में कीड़े होते हैं, इनके जो लार्वा होते हैं, उन्हें मछलियां खुद खा जाती। लेकिन अब चूंकि नदी प्रदूषित है और वे वहां पर है नहीं, तो इन कीड़ों को पनपना आसान हो गया है और इस वजह से ये ताजमहल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ना सिर्फ ताजमहल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उस क्षेत्र में, आगरा क्षेत्र में, जहां पर भी यमुना नदी के किनारे अन्य महत्वपूर्ण स्मारक हैं, जैसे कि इत्मा उद्दौला है, मेहताब बाग है और आगरा किला का जो दीवार है, बाहरी दीवार है, वहां का क्षेत्र भी प्रभावित हो रहा है। और यह सिर्फ इस वजह से क्योंकि यमुना नदी साफ नहीं है, प्रदूषित है। तो वायु प्रदूषण और कीड़े, जो कि नदी का प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, वहां की बात हो गई। अब ताजमहल का संरक्षण और सुप्रीम कोर्ट, यानी कि ताजमहल के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है। बात की जाए तो ताजमहल के संरक्षण की, तो उसके लिए प्रयास यानी कि चर्चाएं 1970 के दशक से चालू है। लेकिन 1980 के दशक में एक याचिका दायर की गई और 1980 के दशक में याचिका दायर करने वाले जो व्यक्ति थे, उनका नाम था एच.सी. मेहता। आपने शायद इनका नाम सुना होगा। एच.सी. मेहता को एक विशेष नाम से जाना जाता है, उन्हें कहा जाता है ग्रीन एवेंजर। ग्रीन एवेंजर उन्हें इसलिए कहा जाता है कि एच.सी. मेहता एक ऐसे वकील हैं जिन्होंने भारत में पर्यावरण से जुड़े बहुत सारे मामलों में याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में। इस वजह से इन्हें ग्रीन एवेंजर कहा जाता है, एच.सी. मेहता को। और इस मामले में भी एच.सी. मेहता ने ही ताजमहल के संरक्षण के लिए पहली बार याचिका दायर की 80 के दशक में। वह जनहित याचिका दायर करने के बाद उसका फैसला आता है वर्ष 1996 में। और इस याचिका में यह बात कही गई थी कि जो भी आगरे में आसपास की जो क्षेत्र हैं, जो औद्योगिक इकाइयां हैं, वहां जो कोल और कोक यूज होता है, वहां का जो ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी वजह से वहां पर वायु प्रदूषण होता है और उसी वायु प्रदूषण की वजह से जो कि एसिड रेन होती है, उससे प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 1996 में निर्णय लिया और उन्होंने अपने निर्णय में कही बात कि वे ताज ट्रेपेजियम जोन का निर्धारण करते हैं। और ताज ट्रेपेजियम जोन 1996 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसकी अवधारणा आई और यह ताज ट्रेपेजियम जोन बना। यह जो ताज ट्रेपेजियम जोन है, इस ताज ट्रेपेजियम जोन के लिए कुछ क्षेत्र निर्धारित किया गया, यानी कि जो आगरा के आसपास का क्षेत्र है, ताजमहल के आसपास का जो क्षेत्र है, उसका निर्धारण किया गया। एक बहुत बड़ा क्षेत्र था कि वहां पर कोई भी औद्योगिक इकाई नहीं होगी, जिस वजह से वहां का जो वायुमंडल है वह प्रदूषित नहीं होगा और एसिड रेन की समस्या विकराल रूप नहीं ले पाएगी और आगे चल के वैसा नुकसान नहीं होगा जो अभी तक होता आया है। साथ में क्या बात कही गई कि वह जो ताज ट्रेपेजियम जोन है, या तो आप क्या कीजिए कि वहां पर अगर कोई इकाई है, कोक या कोल का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसकी जगह पर प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल कर लीजिए। अगर आप प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो फिर एक काम करिए, इस जगह से कहीं दूसरी जगह पर रीलोकेट उनको करा दिया जाएगा, कहीं और उनको स्थानांतरित कर दिया जाएगा इस ताज ट्रेपेजियम जोन के बाहर। तो दोनों परिस्थितियां मौजूद रही कि अगर आप चाहें तो ईंधन का उपयोग अपना अलग प्रकार का कर ले, नहीं तो फिर स्थानांतरित कर ले। दोनों परिस्थिति, क्योंकि उसके पीछे की वजह भी थी। ऐसा भी नहीं कहा गया कि सीधे सीधे इन उद्योगों को
औद्योगिक इकाइयों को बंद कर दिया जाए। यह बात इसलिए नहीं कही क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का उस वक्त कहना था कि विकास के लिए बहुत सारी चीजें, औद्योगिक इकाइयों का होना भी जरूरी है विकास के क्रम में, लेकिन ये औद्योगिक इकाइयां अगर, क्योंकि एसिड रेन ना सिर्फ ताजमहल को नुकसान पहुंचा रही थी, वहां के आसपास के लोगों को, वनस्पति को भी नुकसान पहुंचा रही थी, तो इस समस्या से निपटना भी जरूरी था। साथ में विकास के साथ भी हाथ पकड़कर आगे बढ़ना जरूरी था। इस वजह से स्थानांतरित करने की बात कही गई। ईंधन के लिए कोई अन्य, जैसे कि प्राकृतिक गैस की बात कही गई। इसके अलावा बीते कुछ वर्षों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकारों को फटकार भी लगाई गई है। न सिर्फ सरकार को, एएसआई को भी फटकार लगाई गई है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का काम ही यही है, जितने भी धरोहर हैं उन धरोहरों का संरक्षण करना है, लेकिन ऐसा करने में वह सफल दिखाई नहीं देता है। और फटकार का कारण भी यही है कि कार्य योजना या कोई पर्याप्त विजन नहीं है उस ताजमहल को सुरक्षित रखने के लिए। आगे देखते हैं कि आखिर यह ताज ट्रेपेजियम जोन आखिर है क्या। सबसे पहली बात जो हमने बताई थी कि 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया था कितने क्षेत्र को, 10,400 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र था ताजमहल के आसपास का। यह 10,400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र सिर्फ आगरा तक सीमित नहीं था, आगरा के आसपास के और क्षेत्र थे, जैसे कि आगरा के बाद मथुरा, फिरोजाबाद, हाथरस, एटा और भरतपुर। भरतपुर जो है वह राजस्थान का है। इसके अलावा जो जितने भी बाकी जिले हैं यह उत्तर प्रदेश के हैं। इसके आपको पता चलता है कि यह जो ताज ट्रेपेजियम जोन है अपने आप में पर्याप्त क्षेत्र का इसका विस्तार रहा। साथ में इसके लिए, यानी कि अब तो ताज ट्रेपेजियम जोन बन गया, यहां पर कुछ चीजें निर्धारित हो गई कि औद्योगिक इकाइयां नई स्थापित नहीं होंगी। जो भी औद्योगिक इकाइयां हैं वहां पर किस प्रकार का ईंधन इस्तेमाल किया जाएगा, या तो स्थानांतरण किया जाएगा, पर्यावरण प्रदूषण से बचने के लिए अन्य उपाय भी किए जाएंगे, कैलकुलेशन भी किया जाएगा। तो यह सब कार्य करने के लिए एक जरूरत पड़ेगी अथॉरिटी की। तो ताज ट्रेपेजियम जोन पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी की स्थापना केंद्र सरकार ने की। कब की? 1998 में स्थापना हुई। और इस अथॉरिटी की स्थापना किस आधार पर हुई? तो वह हुई है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के आधार पर। 1986 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के आधार पर अथॉरिटी की स्थापना होती है, जिसका मुख्य कार्य यही है कि जो ताज ट्रेपेजियम जोन है, इस जोन में किस प्रकार से प्रदूषण को कम रखा जाए। अब बात आती है कि और कार्य क्या है, जैसे कि संरक्षण तो करना हो गया, प्रदूषण को कंट्रोल करना तो हो गया, साथ में प्रदूषण से जुड़े हुए जितने भी आंकड़े हैं, स्टैटिक्स है, उन्हें भी इकट्ठा करने का काम किसका था? उन आंकड़ों को जुटाने का काम इसी अथॉरिटी का था। अब बात आती है कि यह किस प्रकार से दिखता है। तो जैसे इसका नाम है ट्रेपेजियम जोन, तो ये ट्रेपेजियम जोन कुछ इसी प्रकार से, इसी आकार में है जैसा इसका नाम है, ट्रेपेजॉइड की तरह यह बना हुआ है। इसी को हम बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। यह समलंब चतुर्भुज कुछ इसी तरह से दिखता है, जैसे मैंने ये लाइन खींची है। और आप ये देखिए तो इसके अंदर यह जो मैप है, आप देखिए तो आगरा फोर्ट, ताजमहल और फतेहपुर सीकरी, ये तीन प्रमुख ऐसे स्थान हैं जो कि इस ताज ट्रेपेजियम में आते हैं। अब इस ताज ट्रेपेजियम में ये जो तीन स्थान आते हैं, तो एक तो ताजमहल की आज हम बात कर रहे हैं, लेकिन दो और महत्वपूर्ण स्थान हैं। क्यों? इन तीनों में कॉमन क्या है? ये तीनों के तीनों जो यूनेस्को है, यूनेस्को के जो विश्व धरोहर स्थल हैं, भारत में 32 विश्व धरोहर स्थल हैं। कौन से? सांस्कृतिक वाले। और कुल कितने हैं? 40 कुल हैं और 32 सांस्कृतिक हैं। इसमें से 3 कहां पे आ गए? 3 हो गए आगरा में। यानी कि इस ट्रेपेजियम जोन के अंदर 3 विश्व धरोहर स्थल हैं। तो यहां पर अगर पर्यावरण की सुरक्षा की जाएगी, वायु की गुणवत्ता अच्छी रखी जाएगी, वायुमंडल की गुणवत्ता अच्छी रखी जाएगी, तो इसका मतलब ना सिर्फ आगरा के ताजमहल का लाभ हो रहा है, आगरा फोर्ट का भी लाभ है, फतेहपुर सीकरी का भी लाभ है। तो आप यह देख सकते हैं मैप में, यह यमुना नदी है और यह किनारे किनारे गई है और इसकी भी हालत खराब है पर्याप्त, यह भी आपको पता है। भरतपुर यह राजस्थान का है और यह पीछे इधर उत्तर प्रदेश का आगरा है। और आप जैसे फिरोजाबाद का देख सकते हैं, यहाँ पे ग्लास इंडस्ट्री है और ये मथुरा के पास में ऑयल रिफाइनरी है। यह तो हो गया मोटा मोटा ताज ट्रेपेजियम जोन का, आपको दिमाग में एक नक्शा मौजूद रहे उसके लिए है। अब बात आती है कि ताजमहल जो है उसके बारे में भी हम एक नजर में जान सकें कुछ महत्वपूर्ण बातें, कि जैसे इसका निर्माण किसने करवाया था। आपको और हमको सबको पता है कि इसका निर्माण करता कौन है? शाहजहां है, मुगल सम्राट शाहजहां।
लेकिन इसने करवाया कब था, यह आपको याद रखना है कि 1632 से 1653, 20 वर्ष से भी ज्यादा समय लगा था, 1632 से 1653। और कारीगर भी, इसको बनाने वाले कितने थे, 20,000 से भी ज्यादा है, ऐसे कहा जाता है। इसके वास्तुकार कौन है, तो उस्ताद अहमद लाहौरी इसके वास्तुकार हैं। साथ में यह भी आपको पता होना चाहिए कि शाहजहां ने इसका निर्माण आखिर क्यों कराया था, तो शाहजहां ने इसका निर्माण अपनी बेगम मुमताज की याद में कराया था। और इन दोनों की कब्र कहां मौजूद है, यहीं पर इसी ताजमहल के अंदर मौजूद है। यूनेस्को ने 1983 में, जैसे मैंने आपसे पहले ही बताया कि विश्व धरोहर स्थल जो है 3 जो है आगरा में, उनमें से एक ये है। और इसको कब शामिल किया गया था विश्व धरोहर स्थल में, तो 1983 में। यह वर्ष भी आप याद रखिएगा, परीक्षा से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण तथ्य है और न्यू 7 ऑफ वंडर में से एक है। 2000 से 2007 के बीच में हुए अध्ययन के मुताबिक न्यू 7 ऑफ वंडर में से एक है आपका ताजमहल। अब बात आती है इसके बाद कि आगे की राह आखिर हो क्या, संरक्षण के लिए आखिर क्या प्रयास होने चाहिए और क्यों प्रयास होने चाहिए, दोनों बातों का हमें ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर यह संरक्षण का प्रयास क्यों होना चाहिए। उसके लिए हमें देखना होगा भारत के संविधान को। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 में लिखा है, अनुच्छेद 49 किससे संबंधित है, राज्य के नीति निदेशक तत्व, उसी के अंतर्गत है अनुच्छेद 49, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि जो राष्ट्रीय महत्व के संस्मारक हैं, स्थान हैं और वस्तुएं हैं, तो इसका संरक्षण जो है राज्य करेगा। राज्य करेगा मतलब सरकार करेगी, देश की सरकार करेगी। और उसके साथ ही ना सिर्फ नीति निदेशक तत्व में यह बात कही गई, हमारा भी मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत अनुच्छेद 51A(F) में यह बात साफ साफ कही गई है कि अपनी समग्र संस्कृति के समृद्ध धरोहर का सम्मान करना और इसे संरक्षित करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। तो इस प्रकार से देखें तो चाहे हमारा कर्तव्य हो, चाहे राज्य का नीति निदेशक तत्व हो, हमें अपने धरोहर का संरक्षण करना आवश्यक दिखाई देता है साफ साफ संविधान के अनुसार, और करना भी चाहिए। दूसरी बात कि आखिर यह किस प्रकार से हो, जिस प्रकार से सरकार ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सबसे पहले जोन बनाया गया, जोन बनाने के बाद उसके लिए एक अथॉरिटी बनाई गई, उसके अलावा अन्य कुछ प्रयास किए ही जा रहे हैं। जैसे कि प्रयास के तौर पर देखें शू कवर, आपने देखा होगा अगर कोई ताजमहल जाता है तो ताजमहल में जब आपकी एंट्री होती है और अंदर की तरफ जब आप जाते हैं ताजमहल की तरफ, तो आपको शू कवर यानी कि जूते में एक कवर लगाकर जाना होता है। यह भी एक छोटा सा प्रयास है। इसी प्रकार के अन्य प्रयास हैं, जैसे कि आगरा सिटी में जितने भी सार्वजनिक जो परिवहन है के साधन है, उसके लिए ऐसे ईंधन का उपयोग करने की कोशिश की जा रही है जिससे कि प्रदूषण कम मात्रा में हो। उसके अलावा आम लोगों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसके अलावा और ऐसे ईंधन का प्रयोग किया जा सके जिससे कि प्रदूषण कम मात्रा में हो। साथ ही सरकार द्वारा उचित कार्य योजना अलग से भी लेकर आए बड़े पैमाने पर, जैसे कि बात हुई थी कि उस नदी की स्थिति बेहतर हो सके, वहां जो पर्यटक आते हैं वह भी आसपास गंदगी कर देते हैं, उसकी वजह से भी समस्या का स्वरूप जो है विकराल हो जाता है। उसके अलावा प्रदूषण के प्रति जागरूकता आम लोगों में होनी जरूरी है, चाहे वह पर्यटक हो, चाहे वहां के जो शहर के लोग हैं वो हों, चाहे वहां पे औद्योगिक इकाइयां आसपास जिन्होंने स्थापित की है इस जोन के आसपास भी हैं वो हों, चाहे वहां से कहीं दूर कोई पराली जलाने के मौसम में, ऋतु में कोई पराली जला रहा हो, उस दूरी तक में भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि पर्यावरण प्रदूषण किसी भी प्रकार से हो, किसी भी नियत से हो, वह कभी भी सही नहीं हो सकता है। तो इस दिशा में सकारात्मक सोच के साथ न सिर्फ सरकार को, आम जन को भी प्रयास करने होंगे, तब जाके हम अपने धरोहर का संरक्षण कर पाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब देखते हैं हम अभ्यास प्रश्न को। तो अभ्यास प्रश्न में है, टास्ट ट्रेपेजियम जोन पोल्यूशन अथॉरिटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है 1984, 2018, 1996 और 1998। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा। जल्द ही मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।